दोस्तों, जब मोदी शाह की जोड़ी पर कोई भारी पड़ने लग जाए तो बात तो होगी। जब शाह मोदी जैसे जोड़ीदार या नाम बचने लगे, बयानों से छुपने लगे तो बात तो होगी। और जब खास करके एक महिला पूरी सत्ता पर भारी पड़ने लगे तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, इस वक्त देश को राजनीति में एक नया रूप या यूं कहे नए दौर में जा रही है। इस देश की राजनीति, संसदीय राजनीति तो निचले स्तर पर पहुंच गई है। एक तरह से मुझे नहीं लगता कि अब इससे नीचे कोई और जगह बची है। लेकिन ओवरऑल अगर आप राजनीति की बात करें, इस देश की राजनीति की, तो इस देश की राजनीति में एक नया चैप्टर खुल रहा है। आज शनिवार है, तो इस चैप्टर पे जिक्र करना भी बेहद ज़रूरी बनता है, क्योंकि संसद के सत्र को फिलहाल विराम मिला है, अल्प विराम मिला है। तो जो नया चैप्टर देश की राजनीति में खुल रहा वो ये है कि अब तक इनविजिबल, जिसको कहते हैं ना, अभेद्य मोदी शाह की जोड़ी को कोई टक्कर नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब यूं लग रहा है जैसे इस जोड़ी को न सिर्फ टक्कर मिल रही है, बल्कि इस जोड़ी पर भारी पड़ती एक और जोड़ी बन गई है। और वो जोड़ी है भाई बहन, यानी राहुल और प्रियंका की जोड़ी। अब तक अकेले राहुल गांधी पूरे सिस्टम से लड़ा करते थे, लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल में जो जोड़ी में इस भाई बहन की जोड़ी ने जो सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ी है, मुहिम छेड़ी है, उसका असर अब दिखने लगा है, जब ये दोनों भाई बहन उधर की जोड़ी पर भारी पड़ने लगी है। अमित शाह की क्या पहचान है? अमित शाह की पहचान गृह मंत्री के अलावा एक चीज़ और है कि बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, इसलिए उन्हें मॉडर्न डे चाणक्य कहा जाता है। कहा जाता है अमित शाह जब से मोदी के साथ जुड़े हैं, तब से मोदी का सितारा हमेशा बुलंद रहा है, क्योंकि मोदी चेहरा है तो पीछे दिमाग अमित शाह है। गुजरात में भी जो मोदी को कोई नहीं हरा पाया, वो इसी वजह से क्योंकि अमित शाह की रणनीति उसके पीछे रहती थी। ये अलग बात है कि अमित शाह की पूरी रणनीति जो है वो राजनीति के एक ही धुरी पर चलती है, और वो है हिंदू मुसलमान। और वो काम भी कर रही थी, तो फ़ायदा मिल रहा था, तो उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। लेकिन अब इसका जवाब इधर से मिलने लगा है, क्योंकि यहाँ भी एक चेहरा है तो एक दिमाग। चेहरा है राहुल गांधी, तो दिमाग बनती जा रही है प्रियंका गांधी। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो अभी सदन में जिस तरह से पहली बार विपक्ष हावी नज़र आया, बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष डिफेंसिव नज़र आया, इसके पीछे वजह क्या है? तो जवाब आता है कि इसके पीछे है राहुल गांधी का अटैकिंग होना। राहुल गांधी तो पहले भी अटैकिंग थे। अब राहुल गांधी में जो अटैक है उसको नई धार कैसे मिली है, और वो एक नया कॉन्फिडेंस, और उस अटैक को पीछे से सपोर्ट सिस्टम जो मिला है, वो सब किसने बनाया है? वो सब बना रही हैं प्रियंका गांधी। इसलिए मैंने कहा कि अमित शाह को मुकाबला देने के लिए कांग्रेस को जिसकी ज़रूरत थी चाणक्य की, वो चाणक्य शायद प्रियंका गांधी मिल गई है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अमित शाह से बड़ी चाणक्य धीरे धीरे प्रियंका गांधी बनती जा रही है। प्रियंका गांधी की राजनीतिक समझ क्यों फिलहाल सब पर भारी पड़ रही है कांग्रेस के अंदर भी, वो इसलिए कि अगर प्रियंका गांधी का आप पिछला पूरा सफ़र देखो, अब तक राजनीतिक सफ़र या राजनीति से जुड़ा सफ़र, तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने राजनीति खून में तो थी, दादी के गुण थे, लेकिन उसको पैना किया ज़मीन पर। जब से पिता के साथ पहली बार उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गई, उसके बाद माँ की जो है वो लोकसभा क्षेत्र को संभालना, चुनाव को संभालना, फिर भाई के चुनाव को संभालना, और 2019 में भाई को खतरा देखकर पहले भांप लेना और पार्टी को आगाह करना कि राहुल गांधी को हराने की पूरी साजिश रची जा चुकी है, तो राहुल गांधी के लिए एक सेफ सीट ढूंढी गई। और उसके बाद भाई से ये वादा करना कि इस हार का बदला लिया जाएगा और मैं ही लूँगी। और जो बदला लिया गया, वो दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक ऐसे चेहरे से स्मृति ईरानी को मात दिलाई गई, जिस चेहरे को शायद कांग्रेस में भी 90% लोग जानते नहीं थे। ये इसीलिए हुआ कि रणनीति प्रियंका गांधी की ज़बरदस्त थी।
इसीलिए कांग्रेस ने तेलंगाना में उन पर भरोसा जताया, कर्नाटक में भरोसा जताया, हिमाचल में भरोसा जताया और उस भरोसे पर प्रियंका गांधी खरी भी उतरी। वही भरोसा अब संसद में भी नजर आ रहा है। कहा जाता है जब राहुल गांधी ने वो जो जनरल नरवणे की किताब का जिक्र किया जिस पर हल्ला मचा, तो कुछ लोगों ने पार्टी के अंदर ही कहा कि राहुल गांधी से कि आपने बाहर वो किताब दिखा दी, जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब आप अंदर उसका जिक्र ना करके अपनी बात पूरी कह दे। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा नहीं, जो दुखती रग बीजेपी की हाथ आ चुकी है, क्यों हम उससे पीछे हटे। अगर बीजेपी किताब का ही जिक्र नहीं करवाने देना चाहती तो बीजेपी की गलती है। चाहती तो बीजेपी बोलने देती, बाद में एक्सपेंज करवा देती। लेकिन समझ क्लियर दिख रहा है, प्रियंका गांधी को क्लियर समझ में आ गया कि बीजेपी की दुखती रग वो 3 लाइनें नहीं बल्कि पूरी किताब का जिक्र है। इसलिए प्रियंका गांधी ने राहुल को कहा कि इस पे बने रहिए। उसके बाद आप देखिए बाहर क्या होता है। बाहर राहुल गांधी मीडिया से बात करते हैं, प्रियंका गांधी चुपचाप पीछे खड़ी होती है। लाइमलाइट ज़्यादा जो है अपनी तरफ नहीं आने देती। वो तभी मीडिया के सामने आती है जब राहुल गांधी आसपास नहीं होते हैं। यानी वो जानती हैं कि किसका चेहरा आगे होना ज़रूरी है। प्रियंका गांधी बखूबी जानती हैं, समझ गई हैं कि इस देश की मीडिया सीधे तौर पर तो उनके साथ कभी नहीं आएगा, लेकिन इस मीडिया की हेडलाइंस कैसे बदली जा सकती है, हेडलाइंस में अपनी जगह कैसे बनाई जा सकती है, ये प्रियंका गांधी बखूबी जानती है। इसलिए राहुल गांधी रोज़ाना मीडिया में छाए हुए हैं और प्रियंका गांधी कभी छोटे छोटे वन लाइनर छोड़ के जाती हैं तो वो सुनने में बहुत मज़ा आता है। प्रियंका मैम, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं मूव करने का सरकार ने फैसला पढ़ रही थी मैं। कुछ अपने आप को माचो मैन समझते हैं, लेकिन छाती तो अपनी मोदी जी ने नपवाई है। 56 इंच की तो उनकी माचो मैन वाली छाती है, तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए था। इस तरह के वन लाइनर प्रियंका गांधी को और मजबूत बना देते हैं और सदन के अंदर तो उनके भाषण सुनने में मज़ा आता ही है। ये वही प्रियंका गांधी है जिन्होंने सदन के अंदर कहा था कि मोदी जी मुझे तो 12 महीने हुए, आप तो 12 साल से हैं। यही प्रियंका गांधी है जिन्होंने मोदी जी को सदन में कहा कि एक ही बार नेहरू पे जितनी डिस्कशन करनी है कर लीजिए ताकि हमेशा के लिए टंटा खत्म हो। उसके बाद से आप देखिए जब भी सदन के अंदर कोई नेहरू का जिक्र करता है तो लोग अब उस पर हंसने लगते हैं। कोई वजन नहीं रहा। मोदी जी ने इस बार फिर नेहरू का जिक्र किया, उनके भाषण में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, वजन दिखा ही नहीं। लोगों ने इसे सीरियसली लेना बंद कर दिया है। ये वही प्रियंका गांधी है जिन्होंने मोदी जी को आईना दिखाया कि गालियों से राजनीति नहीं होती, वोट नहीं मांगे जाते। जब उन्होंने कहा था कि गालियों की किताब छपवा दूं अगर मैं अपने ख़ानदान पे जो गालियां दी है तो लाइब्रेरी भर जाएगी। उसके बाद से मोदी जी ने फिर गालियों का जिक्र किया। इस बार भी कहा कि 2 किलो गाली देते हैं, तो लोगों ने उसका मजाक ही उड़ाया। तो ये ताकत है प्रियंका गांधी की रणनीति की। वो जानती है कि बीजेपी को कहाँ चोट लगानी चाहिए, कहाँ पर बीजेपी का मर्म है। और बीजेपी का मर्म का सबसे बड़ा है कि मोदी जी पर हमला करते रहो, क्योंकि बीजेपी का चेहरा मोहरा सब कुछ बीजेपी है। जो कुछ बीजेपी में बुना जाता है वो मोदी के चेहरे के आसपास बुना जाता है। 2019 में जब मात मिली तो कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने राहुल गांधी को कहा कि मोदी पर सीधा हमला करना छोड़ दीजिए, क्योंकि राफेल का मुद्दा, चौकीदार चोर है, ये सब भारी पड़ गया हमको। लेकिन वो सिर्फ प्रियंका गांधी थी जिन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको इस मौजूदा सिस्टम को सत्ता से हटाना है, अगर आपको बीजेपी को हराना है, तो आपको मोदी पर ही निशाना लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो वो कहते हैं ना, चेहरा मोहरा सब कुछ, जो ताकत है, जो आत्मा है बीजेपी की, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है। उन्हीं के आसपास सारा ताना बाना बुना जाता है। इसलिए राहुल गांधी लगातार मोदी को निशाना बनाते रहते हैं। आज आलम ये हो गया है कि जिस राहुल गांधी की बात को दरकिनार कर दिया जाता था, आज उस राहुल गांधी अगर कोई वीडियो भी रिलीज करते हैं तो तुरंत केंद्र का कोई ना कोई मंत्री उसके जवाब में रिएक्शन देता है, वीडियो बनाता है। आज भी राहुल गांधी ने एक छोटा सा वीडियो जारी किया कपास किसानों को लेकर, तो तुरंत पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह वीडियो बना के
उसकी सफाई देते फिरे। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। ये सारी चीज़ें प्रियंका गांधी के देख रेख में हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी पर अब राहुल गांधी का भरोसा इसलिए भी ज़्यादा हो गया है कि प्रियंका गांधी के बारे में एक चीज़ और मशहूर हो गई है। वो ये है कि प्रियंका गांधी के पास भी टीम है, राहुल गांधी के पास भी टीम है। राहुल गांधी अपनी टीम से डिस्कस करके किसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अलग है। प्रियंका गांधी सुनती सबकी हैं, करती वही हैं जो उन्हें सही लगता है, और ज़्यादातर वक्त में वो उनका डिसीज़न सही नज़र आया। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश का वो दौर छोड़ दो जब प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया था और उसमें वहाँ हार मिली, हालांकि वहाँ भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा शानदार नारा उन्होंने दिया, वहाँ से जो सीखा प्रियंका गांधी ने उसके बाद उस गलती को नहीं दोहराया। बीजेपी जब वो उत्तर प्रदेश में थी तब उन्होंने बहुत से लोगों की सुन के उस पर काम किया। उसके बाद उन्होंने सबक ले लिया कि सुनो सबकी, करो वही जो खुद को अच्छा लगता है, खुद को ठीक लगता है। वही उन्होंने कर्नाटक में किया, वही तेलंगाना में किया, वही हिमाचल में किया, वही अब शायद असम और केरल में भी करने वाली हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी शाह की जोड़ी पर राहुल प्रियंका की जोड़ी भारी पड़ रही है। जैसे उधर चेहरा मोदी का है, ताकत अमित शाह है, इधर चेहरा राहुल का है, ताकत प्रियंका गांधी की है। और इस ताकत को तोड़ने की कोशिश भी बीजेपी लगातार इसीलिए कर रही कि ये बात बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि जब तक ये एक साथ हैं तब तक पार पाना मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि दोनों भाई बहन के बीच में विवाद खड़ा करने की कोशिश करो। लेकिन गलती यहाँ पर बीजेपी एक ही करती है कि उधर रिश्तों की मर्यादा या रिश्तों का महत्व बेशक ना समझ में आता हो, लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जहाँ रिश्तों को राजनीति से ऊपर हमेशा तवज्जो दी गई है। इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।